हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल सोमानी और आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंश्योरेंस क्लेम इन केस ऑफ स्टॉक लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक्चुअली काफ़ी आईपीसी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है ये टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज हम ये वाला टॉपिक लेंगे। मेरे अमालगमेशन की सीरीज खत्म हो गई है और आई होप आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, आज हम इस टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस क्लेम्स इन केस ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो जब भी कभी आग लगती है तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो क्या क्या लॉस होते हैं, मतलब उसको असेट का लॉस होता है, उसका स्टॉक का लॉस होता है। और आग लगने के कुछ पीरियड में बिजनेस स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है, तो उसे कुछ एडिशनल एक्सपेंस करने होते हैं बिजनेस को वापस ट्रैक पे लाने के लिए। और उस पीरियड में उतनी सेल नहीं होती, कुछ पीरियड में आग लगने के कुछ टाइम तक, क्योंकि बिजनेस स्टेबल नहीं रहता तो उतनी सेल नहीं होती है, तो सेल नहीं होती तो उतना प्रॉफिट नहीं होता है। तो उसको तीन तरह के लॉस होते हैं मेन तरह से देखा जाए तो। एक तो उसको स्टॉक का लॉस होता है, सेल नहीं हो पाती तो उसको प्रॉफिट का लॉस होता है, और कुछ एडिशनल एक्सपेंस करने होते हैं बिजनेस को वापस ट्रैक पे लाने के लिए या उस पीरियड में अपनी सेल को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो ये तीन तरह के लॉस होते हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है? जब आग लगती है तो जो भी स्टॉक उसके पास होता है अगर वो जल जाता है तो वो होता है लॉस ऑफ स्टॉक। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई उसके पास एक्चुअली स्टॉक कितना था। तो उसके दो केस है इस केस में। अगर अकाउंट्स अवेलेबल है, अगर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट अवेलेबल है तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पता चल जाएगा कि जिस दिन आग लगी थी ऑन द डेट ऑफ फायर उसके पास कितना स्टॉक था। तो जो भी उसका स्टॉक था, ओके, स्टॉक अवेलेबल, ठीक है, उसके ऑन डेट ऑफ फायर, ठीक है, और स्टॉक जितना बच गया आफ्टर फायर, तो जितना स्टॉक था माइनस जितना स्टॉक बच गया आग लगने के बाद, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उसका लॉस ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो सिंपल मेथड है इस केस में। अगर अकाउंट अवेलेबल है, ठीक है, जितना स्टॉक उसके पास था माइनस जितना उसके बचा फायर के बाद, उन दोनों का डिफरेंस होगा वो लॉस ऑफ स्टॉक होगा। अब हम दूसरा केस देखते हैं जिसमें अकाउंट्स अवेलेबल नहीं होते। तो उस केस में कैसे पता चलेगा कि उसके पास स्टॉक कितना था जब आग लगी थी? तो उस केस में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हमें जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है वो हमें टिल द डेट ऑफ फायर, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसका जब भी अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है तब से लेके जब आग लगी तब तक की डेट का हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब हम देखते हैं ये हमें अमाउंट कहां से मिलेगी। ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, परचेज और सेल की अमाउंट हमें दी हुई होगी क्वेश्चन में, ओके। अब हमें देखना है क्लोजिंग स्टॉक ये कैसे पता करना है। तो जनरली क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, सेल, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता है, हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। बट इस केस में हमारे पास स्टॉक की वैल्यू नहीं है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हम क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कैसे कैलकुलेट करनी होती है? तो जनरली ये माना जाता है कि जो लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट की रेट होगी वही हमारे इस ईयर के भी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट होगी। बट कई बार क्वेश्चन में ट्रेंड दिया हुआ होता है कि लास्ट ईयर जो भी ग्रॉस प्रॉफिट था इस ईयर इट विल बी इंक्रीज बाय 5%, 2%। तो अगर लास्ट ईयर 20% था और इस ईयर 3% इंक्रीज होता है तो ये हम मान लेंगे 23% इस ईयर हमारे ग्रॉस प्रॉफिट की रेट है। तो उस ग्रॉस प्रॉफिट की रेट को सेल पे अप्लाई करके हम ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लेंगे और वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे और फिर इधर की टोटल करके माइनस सेल करके हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है ऑन द डेट ऑफ फायर और इस तरह से हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। फिर जब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाती है
फिर हमें सेम यही चीज, हमारे पास स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी, फिर हमारे पास स्टॉक बचा कितना है आग लगने के बाद, दोनों का डिफरेंस वो लॉस ऑफ स्टॉक हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि जनरली रेट नहीं दी रखी होती है, सेल प्राइस दे रखी है। सपोज लास्ट ईयर हमारा सेल प्राइस था 100 और जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो था 30%, तो 30% मीन्स 30 रुपीज, तो कॉस्ट हो जाएगी 70 रुपीज। और इस ईयर के लिए दिया होता है कि इस ईयर सेल प्राइस बढ़ गया 10 रुपए से, जब सेल प्राइस बढ़ गया तो सेल प्राइस 110 हो जाएगा। कॉस्ट के बारे में मान लो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हम कॉस्ट सेम मान लेंगे, और जब सेल प्राइस ये है कॉस्ट ये है तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 40 हो जाएगा। तो फिर हम जीपी रेट कैलकुलेट कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो भी परसेंटेज आएगा वो मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेट हो जाएगी। फिर उसको यहाँ पे अप्लाई कर लो सेल पे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो और फिर बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक। तो जो भी जिस तरह से भी क्वेश्चन में दे रखा हो कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे रखी हो तब ठीक है, बट अगर सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस दे रखा हो तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के फिर हमें ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है और फिर उसको अप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकालना है और फिर उससे हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज क्या होता है, जब हमारी अमाउंट ऑफ पॉलिसी कम होती है स्टॉक के वैल्यू से, तो हमें एवरेज क्लॉज अप्लाई करना होता है। जब अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू से कम होती है तो वो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या होता है कि तो क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला होता है, सॉरी एवरेज क्लॉज के बाद हमारा क्लेम कितना होगा उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक। वैल्यू ऑफ स्टॉक मींस वैल्यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, मींस क्लोजिंग स्टॉक जो भी फायर के टाइम था, ओके, मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक, जो भी लॉस ऑफ स्टॉक हमने कैलकुलेट किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस स्टॉक ऑफ स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर फायर, वो लॉस ऑफ स्टॉक। तो वो लॉस ऑफ स्टॉक ये वैल्यू स्टॉक मींस क्लोजिंग स्टॉक एंड अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो इस तरह से हमें एवरेज क्लॉज अप्लाई करके हमें क्लेम का अमाउंट ज्ञात करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताता हूं आपको कि जब भी ओके कई बार क्या होता है हमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेट नहीं दी हुई होती, सेल प्राइस वगैरह नहीं दिया हुआ होता है, क्या होता है कि हमें लास्ट ईयर के अमाउंट दिए होते हैं और लास्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट, लास्ट ईयर के परचेज का अमाउंट, लास्ट ईयर के सेल का अमाउंट और लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक का। तो उस केस में जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेट हमें निकालनी होती है तो हमें लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, ठीक है, लास्ट ईयर का हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो सेम ऐसे ही बनाना होता है, उस टाइम में ओपनिंग स्टॉक भी होगा, हमारा परचेज भी होगी, सेल भी होगी, क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल करके हम ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकाल सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की ये होती है कि लास्ट ईयर जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हमें लेना है वो ऐसा का ऐसा नहीं लेना है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट से कम पे या ज्यादा पे वैल्यू कर रखा है तो वो स्टॉक हमें नहीं लेना है। लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनाते टाइम हमें क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लेना है। अब एक बार मैं वापस बताता हूँ, अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेट हमें दी हुई नहीं है और हमें लास्ट ईयर के अमाउंट दिए हुए हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें किस तरह से निकालना है, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना के हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है। तो उस टाइम जब हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं वो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होना चाहिए, ना तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ना कॉस्ट प्राइस पे कम, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लें। क्योंकि हमारा जो मेन एम होता है जो बिजनेस की नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेट है वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो
कोई भी एबनॉर्मल टाइप्स, अगर कोई ऐसा गुड्स है जो कॉस्ट से कम पे वैल्यू कर रखा है, ज्यादा पे वैल्यू कर रखा है, तो वो हमें बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। वो अमाउंट हमें हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लेना है लास्ट ईयर। अगर जीपी रेट हम लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट रेट नहीं दे रखी है तो ठीक है। तो ये है कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। और हम देखेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। वैसे लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि जब आग लगती है तो उसके, जैसे मैंने बोला कि कुछ टाइम तक बिजनेस स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है, तो उस टाइम प्रॉपर सेल नहीं होती है जितना होनी चाहिए। तो जितनी होनी चाहिए जो, और जो कम सेल होती है, जो भी हमारी शॉर्ट सेल होती है, तो उस पे हमें कितना प्रॉफिट होता, शॉर्ट सेल पे हमें कितना प्रॉफिट होता, वो कहलाता है। अगर जनरिक सेंस में बात करें, जो भी हमारे सेल कम हुई उस पर कितना हमें प्रॉफिट होता है, वो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो कितनी सेल कम हुई वो कैलकुलेट करना है, उसमें हमारा कितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो पीरियड कौन सा है जितने टाइम तक बिजनेस स्टेबल नहीं रहा था, उसको कहते हैं पीरियड ऑफ इंडेमनिटी। मीन्स एक्चुअली क्या होता है, दो चीज होती है कि एक तो एक्चुअल पीरियड कितना है जितने टाइम तक बिजनेस स्टेबल नहीं रहा था, और दूसरा पॉलिसी में क्या लिख रखा है कि क्या पीरियड ऑफ इंडेमनिटी है। तो जो दोनों में से जो भी कम होता है, ठीक है, दोनों में से जो भी विचर इज लेस, वो हम मानते हैं हमारा पीरियड ऑफ इंडेमनिटी है। पीरियड ऑफ इंडेमनिटी वैसे तो मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी कितने पीरियड का आपको कंपनसेट करेगी। तो या तो आपका जितने पीरियड का लॉस हो रखा है, जितने पीरियड आप बिजनेस अनस्टेबल था, या जो पीरियड पॉलिसी में डिफाइन है, तो दोनों में से जो भी कम है वो हमारा पीरियड ऑफ इंडेमनिटी होगा, ठीक है। दूसरा हमें देखना है, पीरियड ऑफ इंडेमनिटी के बाद हमें देखना है शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल मतलब कितना हमारी सेल कम हुई है। तो जनरली क्या माना जाता है, लास्ट ईयर उस पीरियड में, जो भी इफेक्टेड पीरियड होता है, उस पीरियड में जितनी सेल हुई थी इस बार भी उतनी ही सेल होगी, ओके। बट कई बार ट्रेंड दिया हुआ होता है कि लास्ट टाइम से 10% कम और 10% ज्यादा सेल हो रही है, तो लास्ट ईयर सेल और प्लस माइनस ट्रेंड। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि हमारे लास्ट ईयर में सेल कितनी हुई थी, और अगर कोई ट्रेंड है प्लस माइनस, वो हमें कैलकुलेट करके वो हमारी सेल आएगी कि जो भी हमारी सेल एक्सपेक्टेड थी, ठीक है, और उसमें से हमें माइनस कर देंगे एक्चुअल सेल इस पीरियड में कितनी हुई है। जैसे सपोज 3 महीने का हमारा इंडेमनिटी पीरियड है और लास्ट ईयर 2 लाख रुपए की सेल हुई थी, और इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 10% बढ़ेगी, तो 20,000 से हमारी सेल होगी 2,20,000। बट क्योंकि आग लग गई थी उस कारण से हमारी सेल डाउन हो गई, और इस पीरियड में, उन 3 महीनों के पीरियड में हमारी सेल सिर्फ 30,000 ही हो पाई। तो वो जो डिफरेंस है 1,90,000, वो हमारी शॉर्ट सेल होगी। तो सबसे पहले हमें पीरियड ऑफ इंडेमनिटी, सेकंड हमें शॉर्ट सेल कैलकुलेट करनी है, तीसरा अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका प्रॉफिट। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तीसरा हमें कैलकुलेट करना है जीपी रेट। इसका फॉर्मूला है
नेट प्रॉफिट प्लस तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो वो है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो नेट प्रॉफिट तो ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है। स्टैंडिंग चार्जेस का सिंपल देखे तो स्टैंडिंग चार्जेस नथिंग बट फिक्स्ड एक्सपेंस। मतलब अगर बिजनेस नहीं भी चलता है तो भी फिक्स्ड एक्सपेंस तो होते ही है, ठीक है। तो वो फिक्स्ड एक्सपेंस स्टैंडिंग चार्जेस हम इसको बोल सकते हैं। जैसे रेंट हुआ या इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन एनीथिंग, तो वो अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं भी होता है तो भी वो चलते रहते हैं, दोस हैज टू बी पेड, तो फिक्स्ड। और उसमें से हम कौन सा पार्ट लेते हैं, जो इंश्योर्ड होता है। जो इंश्योर्ड पार्ट है, जो भी स्टैंडिंग चार्ज इंश्योर्ड है, वही हमें लेने हैं। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स। तो ऐसा करके हम जीपी रेट निकाल लेंगे, ठीक है। और इस जीपी रेट को फिर जो भी हमारी शॉर्ट सेल थी मल्टीप्लाई बाय दिस जीपी रेट, तो ये हमारा आ जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये एक पार्ट है। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या होता है, ये लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस साथ में होते हैं। तो मैंने फॉर बेटर क्लैरिटी इसको मैंने अलग से बताया है, बट ये आंसर नहीं होता है। इसमें प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस करके जो टोटल आता है वो हमें एज ए लॉस ऑफ प्रॉफिट बताना होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा एक पार्ट सॉल्व हुआ है, क्योंकि एक्चुअली इसमें जो सिंपल स्टेप्स है, मतलब इसको सिंपल करके बताया मैंने। सबसे पहले हमें पीरियड कैलकुलेट करना होता है, फिर हमें शॉर्ट सेल कैलकुलेट करनी होती है, फिर हमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कैलकुलेट करनी होती है, और उसके बाद हमें शॉर्ट सेल मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेट, तो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट आता है। तो जब आप ये जीपी रेट कैलकुलेट करें तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अमाउंट है ये सब लास्ट ईयर का है, क्योंकि लास्ट ईयर की जीपी रेट की लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही हम जीपी रेट कैलकुलेट करेंगे, और वो जीपी रेट यहाँ पे अप्लाई होगी। जब हम शॉर्ट सेल को जीपी रेट से अप्लाई करेंगे तो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट निकलेगा। क्योंकि आपने याद होगा जब हम लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे वहां पे वो जीपी रेट लेते हैं, सॉरी लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पे जो जीपी रेट लेते हैं वो हम लास्ट ईयर के देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जीपी रेट जो कैलकुलेट करेंगे वो लास्ट ईयर के बेसिस पे ही करेंगे, लास्ट ईयर की सेल, नेट प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस। जीपी रेट कैलकुलेट करें और जीपी रेट को यहाँ अप्लाई करें शॉर्ट सेल से, तो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। अब देखते हैं हम एडिशनल चार्ज, एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस से होते क्या है, मतलब जब आग लगने के बाद जब कुछ पीरियड तक बिजनेस स्टेबल नहीं होता है, तब बिजनेस कुछ एडिशनल खर्चे करने होते हैं ताकि बिजनेस वापस ट्रैक पे आए और सेल का लॉस नहीं हो। तो वो जो खर्चे होते हैं वो एडिशनल एक्सपेंस कहलाते हैं। तो अब एडिशनल एक्सपेंस कौन से हम क्लेम कर सकते हैं, तो उसके लिए एक 2-3 पॉइंट्स को कंपेयर करके जो भी लीस्ट होता है वो लिया जाता है। तो उसमें पहला होता है एक्चुअल एक्सपेंस। जितने हमारे एक्चुअल एक्सपेंस है वो, या जो एडिशनल एक्सपेंस करने के कारण हमारी सेल अवॉइड हुई है, शॉर्ट सेल अवॉइड हुई है, या तो वो शॉर्ट सेल मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट। तो उस एडिशनल एक्सपेंस के कारण जितने हमारी शॉर्ट सेल अवॉइड हुई है या जितनी हमारी एडिशनल सेल हुई है, ऐसा भी बोल सकते हैं, उन एक्सपेंस के कारण मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट। तीसरा होता है इसका फॉर्मूला,
तो ये फॉर्मूला है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय एडिशनल एक्सपेंस, जो भी एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस है, डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स सेम प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो इन तीनों में से जो भी लीस्ट होता है वो हम लेते हैं, तीनों से जो भी कम होता है वो हम एज ए एडिशनल एक्सपेंस लेते हैं। एक्चुअल एक्सपेंस शॉर्ट सेल अवॉइडेड मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट इन दिस फॉर्मूला। इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल मल्टीप्लाई बाय एडिशनल एक्सपेंस डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है ये टर्म कि एडजस्टेड एनुअल सेल का मतलब क्या होता है। तो एडजस्टेड एनुअल सेल, तो सबसे हम देखते हैं एनुअल सेल का क्या मतलब है। एनुअल सेल का मतलब होता है आग लगने से जस्ट पहले के जो 12 महीने की सेल होती है वो एनुअल सेल होती है। सेल ऑफ 12 मंथ्स जस्ट बिफोर फायर। तो आग लगने से जस्ट पहले के 12 महीनों की सेल प्लस माइनस ट्रेंड, प्लस माइनस ट्रेंड करने का जो आता है वो है हमारी एडजस्टेड एनुअल सेल। ये ट्रेंड क्या है? जब हम ये शॉर्ट सेल की कैलकुलेशन करते थे तब हमने देखा था कि जनरली मानते जो लास्ट ईयर सेल होती है वही सेल होती है, बट कुछ अगर ट्रेंड दे रखा हो कि प्लस करना है माइनस करना है, सेल इस साल 10% बढ़ेगी कम होगी, तो वो हम एडजस्ट करते हैं, राइट। वो सेम एडजस्टमेंट जो ट्रेंड का होता है वो हमें यहाँ करना है। लास्ट 12 महीने की सेल ले लो, आग लगने का जस्ट 12 महीने पहले की सेल, उसमें प्लस माइनस ट्रेंड हमें एडजस्ट करना है। उसको एडजस्ट करने के बाद जो है कि वो हमारी एडजस्टेड एनुअल सेल, उस एडजस्टेड एनुअल सेल पे हम जीपी परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया वो अप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल, फिर एडिशनल एक्सपेंस दिए हुए होंगे और ये सेम चीज यहाँ पे आएगी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो इन तीनों में से जो लीस्ट होगा वो हम एज एडिशनल एक्सपेंस मानेंगे, ठीक है। तो हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन देख ली, हमने एडिशनल एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन देख ली, ठीक है। इसके बाद एक और चीज होती है, वो होती है सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस। तो स्टैंडिंग चार्जेस मैंने आपको बताया क्या होता है। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड होते हैं, चाहे बिजनेस चले नहीं चले बट वो एक्सपेंस होते हैं। तो कई बार अगर आग लगने का अगर कोई सेविंग होती है एडिशनल एक्सपेंस, अगर सेविंग्स होती है स्टैंडिंग चार्जेस में तो वो हमें कंसीडर करना है, तो वो हमें माइनस करना है। तो मैं बताता हूँ कैसे, कहाँ पे करना होता है। तो अभी हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट देख लिया है, एडिशनल एक्सपेंस देख लिया है, तो अब हम जब ग्रॉस क्लेम कैलकुलेट करते हैं तो ग्रॉस क्लेम कैसे होता है? लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस एडिशनल एक्सपेंस, इन तीनों में से जो भी लीस्ट है, और माइनस करते हैं वो सेविंग। अगर स्टैंडिंग चार्जेस में कोई भी सेविंग होती है तो हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये दिस प्लस दिस माइनस दिस वो हमारा आता है ग्रॉस क्लेम, और वही हमारा क्लेम होता है अगर हम एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं करते हैं। तो अगर एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है और एवरेज क्लॉज कब अप्लाई होता है वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज क्लॉज तब अप्लाई होता है जब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा, इसे मैं कहा कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई जगह यूज आ रहा है, यहाँ पे यूज आ रहा है। और अगर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है अगर इट इज मोर देन द इंश्योरेंस अमाउंट, अगर हमने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट इस जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल से कम है, इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट कम है और ये ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में हमारा एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। और जब एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा तो हमारा जो ग्रॉस क्लेम है वो हमारा एक्चुअल नहीं होगा, वो एडजस्ट हो जाएगा वो। तो फिर हमें उस केस में हमें नेट क्लेम की कैलकुलेशन करनी है। तो नेट क्लेम की कैलकुलेशन का फॉर्मूला मैं बताता हूं।
तो ये फॉर्मूला है, जो हमारा ग्रॉस क्लेम है जो हमने भी कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी हमारी कितने की है, डिवाइड बाय जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल, मतलब यही अमाउंट। ओके, तो ये इस कैलकुलेशन जो अमाउंट होगा वो हमारा नेट क्लेम होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए मतलब ये कैलकुलेशन इजी है, कैलकुलेशन हमें मेनली एडिशनल एक्सपेंस में ध्यान रखना है कि ये एडजस्टेड एनुअल सेल्स का मतलब क्या है। कई बार सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि हमें एडजस्टेड एनुअल सेल कौन सी लेनी है। तो जस्ट 12 महीने पहले की सेल प्लस एडजस्ट करना है, उसमें प्लस माइनस जो भी ट्रेंड होता है वो हमारी एडजस्टेड एनुअल सेल होती है, और उसका ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ लेना है। ठीक है, एवरेज क्लॉज अप्लाई करते हैं हमें ध्यान रखना है, अगर हमारा जीपी और एडजस्टेड सेल ज्यादा है और पॉलिसी की अमाउंट कम है, उस केस में ही हमारा एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। और जब एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा तो ये फॉर्मूला होगा, ग्रॉस क्लेम मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल, ये सेम थिंग।